जाएगा। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। थाईलैंड में नोंग बुआ लाम्फू प्रांत में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां एक चाइल्ड केयर सेंटर में घुसे हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर 34 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में 22 बच्चे शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने अपनी पत्नी और बच्चे समेत खुद को भी गोली मार ली। फायरिंग की वजह का पता नहीं चल पाया है। हमलावर ने बच्चों पर गोलियां चलाईं। शूटिंग में 2 साल का बच्चा और गर्भवती महिलाएं भी मारी गयीं। हमलावर दोपहर के वक्त चाइल्ड केयर सेंटर में दाखिल हुआ। तब वहाँ लंच चल रहा था। उसने स्टाफ पर गोलियां दागी। इसके बाद वो एक बंद कमरे में जबरदस्ती घुसा जहां बच्चे सो रहे थे। इस घटना के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें साफ दिख रहा है कि लोग फायरिंग से बचते दिख रहे हैं। हमलावर थाईलैंड पुलिस का पूर्व ऑफिसर बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक 34 साल के पन्या कामराब ने इस घटना को अंजाम दिया है। आरोपी को ड्रग्स केस में शामिल होने के कारण पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया था। साउथ मेक्सिको के टोटोलेपन शहर में बंदूकधारियों ने मेयर कोर्नाडो मेंडोजा समेत 18 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए शहर में आर्मी की तैनाती की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेक्सिको के सैन मेगुल टोटोलेपन के सिटी हॉल में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी के कारण सिटी हॉल और उसके आसपास अफरा तफरी मच गई। हमले में कुछ पुलिस के जवान भी मारे गए हैं। हमले के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई भी की, लेकिन हमलावर भाग निकले। घटना के बाद चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी कर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हमले का शक लॉस टेक्योलोरिस गैंग पर आ गया है। इस गैंग ने हमले से कुछ दिन पहले ही इस शहर में वापसी की घोषणा की थी। मेक्सिको सिटी में 15 दिन के भीतर गोलीबारी की ये तीसरी घटना है। 21 सितंबर को गुआनजाटो में एक हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2 अक्टूबर को जेपोपेन में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत और 6 लोग घायल हो गए थे। दुर्ग में बच्चा चोरी के शक में साधुओं के बेरहमी से पिटाई की गई। दरअसल स्थानीय लोगों ने बच्चा चोरी की अफवाह पर साधुओं पर हमला कर दिया। अफवाह के बाद जुटी भीड़ ने 3 साधुओं को जमकर पीटा, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद साधुओं को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया। घटना भिलाई के चरौदा रेलवे कॉलोनी की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पिछले दिनों भिलाई के खुर्सीपार में बच्चा चोरी की घटना हुई थी, जिसके आरोप में लोगों ने साधु की पिटाई की। उत्तर प्रदेश के बरेली में कुछ लोगों ने दशहरा के पावन मौके पर शस्त्र पूजा के दौरान लाइसेंसी हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग की। ये घटना बरेली के मॉडल टाउन स्थित हरि मंदिर की है। हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद थाना बरादरी से अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक दशहरा पर मॉडल टाउन स्थित हरि मंदिर में एक संगठन की ओर से शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया था। इसमें शहर के व्यापारी नेता समेत कई नामचीन लोग पहुंचे थे। पूजन के बाद मंदिर प्रांगण में ही कुछ लोगों ने लाइसेंसी हथियारों से कई राउंड हवाई फायरिंग की। जबकि इसकी सूचना बरादरी थाना पुलिस को मिली तो एसआई विनय कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, मगर तब तक फायरिंग करने वाले लोग वहां से जा चुके थे। मगर कुछ ही देर में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और मामला अफसरों तक पहुंच गया। इसके बाद एसआई विनय कुमार की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना बरादरी में हर्ष फायरिंग की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। असम की गबरू नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से हड़कंप मच गया। दरअसल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए लोग नदी के किनारे थे, तभी नदी का पानी अचानक से उठने लगा। अच्छी बात रही कि स्थानीय लोग की मदद से सबकी जान बच गई और एक बड़ा आपदा टल गया। बताया जा रहा है कि असम के मीसामारी में बुधवार को गबरू नदी में कुछ लोग दुर्गा विसर्जन करने के लिए नदी में उतरे थे। हालांकि लगातार बारिश से बाढ़ के हालात तो पहले भी बने थे, जिसके बाद नदी में अचानक पानी आ गया। लोग बाढ़ के पानी में बहने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बाढ़ के पानी में बह रहे हैं और किनारे पर खड़े लोग इन्हें डूबते देख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वे तेज बहाव के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। पर कुछ देर बाद स्थानीय लोग भी वहां पहुंच जाते हैं।
और एक एक करके सभी डूबते लोगों को बचा लेते हैं। इस घटना में किसी तरह की जनहानि की खबर तो नहीं है। हालांकि न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि विसर्जन करते समय सावधानी रखें और तेज बहाव में ना जाएं। बगहा में आदमखोर बाघ ने आतंक मचा रखा है। 400 वनकर्मियों को चकमा देकर बाघ अपना शिकार कर रहा है। आदमखोर बाघ ने एक बार फिर से अपना शिकार बनाया। घर में सो रही 12 वर्षीय लड़की को। हैरानी की बात ये है कि 400 वनकर्मियों की टीम बाघ को ढूंढ रही है, लेकिन बाघ ने सबको चकमा देकर फिर से अपना शिकार ढूंढ लिया। ये घटना गोवर्धना थाना क्षेत्र के सिंहाही की है। अब तक बाघ ने 6 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। इस घटना में हैरान करने वाली बात ये कि इस बार बाघ गांव में घुसकर एक लड़की को मार देता है। वहीं अब ग्रामीण इस घटना के बाद और भी ज्यादा डरे सहमे हुए हैं। पिछले 24 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बाघ कहीं नजर नहीं आ रहा। जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में ठिकाना बना चुके इस बाघ के रेस्क्यू की कमान खुद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर अनीश मणि संभाल रखे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में एक सिपाही ने अपनी जान पर खेलकर यमुना में डूब रहे युवक की जान बचाई। जानकारी के मुताबिक भाई से झगड़ा होने के बाद युवक ने आत्महत्या करने के इरादे से यमुना में छलांग लगा दी थी। बताया जाता है कि फरीहा थाने में तैनात कांस्टेबल अनुज कुमार की ड्यूटी पसीने वाले हनुमान मंदिर के निकट लगी थी। तभी उन्होंने एक युवक को यमुना में छलांग लगाते देखा। सिपाही ने अपनी जान की परवाह न करते हुए युवक को बचाने हेतु यमुना नदी में छलांग लगा दी और तेज बहाव में करीब 500 मीटर तैरकर डूब रहे प्रेम सिंह को सकुशल बाहर निकाल लिया। इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एसएसपी आशीष तिवारी ने कांस्टेबल की प्रशंसा करते हुए 10,000 रुपए के इनाम देने की घोषणा की है। एसएसपी ने कहा कि पुलिसकर्मी ने अपनी जान पर खेलकर डूबते युवक की जान बचाई। इसके लिए सिपाही का कार्य प्रशंसनीय है। इस तरह की कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को और जो उन्होंने साहस दिखाया है उसको देखते हुए उनकी हौसला अफजाई फिरोजाबाद पुलिस करती है और उसमें उनके लिए प्रशस्ति पत्र और उनको 10,000 रुपये का रिवॉर्ड जो है वो फिरोजाबाद पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है। कटनी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो देखिए, जरा सी देर होती तो बुजुर्ग की जान चली जाती। जो शख्स आपको जान बचाते वीडियो में दिख रहा है वो रेलवे टेक्नीशियन है, जिन्होंने भगवान बनकर बुजुर्ग की जान बचा ली। रेल पटरी से बुजुर्गों को खींचकर बाहर निकाल लिया। टेक्नीशियन के हौसले की काफी तारीफ हो रही है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कम दिखाई सुनाई देने के कारण बुजुर्ग रेलवे ट्रैक पर चला गया था। देश भर में बुधवार को दशहरा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन कई जगह अप्रिय घटनाओं ने जश्न को थोड़ा फीका कर दिया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के देवरगट्टू में दशहरे के दिन बन्नी उत्सव के दौरान हिंसक झड़प हो गई, जिसमें करीब 50 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल देवरगट्टू इलाके में दशहरे के दिन बन्नी उत्सव मनाया जाता है। भगवान की मूर्ति को अपने साथ ले जाने के लिए छीना झपटी करते हैं, जिसमें श्रद्धालु एक दूसरे के सिर पर लाठियों से हमला करते हैं। माला मलेश्वर मंदिर के निकट ये समारोह एक दानव पर भगवान शिव की जीत को याद करने के लिए मनाया जाता है। ये प्रथा दशकों से चली आ रही है। इस साल भी दशहरे के दिन बड़ी धूमधाम से बन्नी उत्सव मनाया गया। रात के 12 बजे करीब माला मलेश्वर मंदिर में पूजा करने के बाद ये उत्सव शुरू हुआ था। ये उत्सव सुबह तक चला। भारी बारिश के बावजूद करीब 11 गांवों से हजारों लोग इस उत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे। इन गांवों के लोग 2 भागों में बंट गए। फिर भगवान की मूर्ति को अपने साथ ले जाने के लिए छीना झपटी शुरू हुई। फिर एक गुट दूसरे गुट के साथ लोगों पर लाठियां बरसाने लगे। लाठियां बरसाने के दौरान ये उत्सव हिंसक हो गया। डंडों की चोट लगने से करीब 50 लोग घायल हो गए। डिफेंस एक्सपो 2022 से पहले डीआरडीओ ने पुणे में 3 मानव रहित रिमोट से नियंत्रित हथियार वाली नावों का परीक्षण किया। इन नावों को डीआरडीओ ने निजी रक्षा निर्माण स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के सहयोग से विकसित किया है। ये नावें निगरानी, गश्त और समुद्री सुरक्षा के लिए उपयोगी हैं।
DRDO के समूह निदेशक PM नाइक ने बताया कि तकनीकी पहलुओं पर विचार करें तो नावों में लगभग 4 घंटे की सहन शक्ति होती है, जो कई प्रकार से अलग होती है। फिलहाल नाव अधिकतम 10 समुद्री मील प्रति घंटा की गति से चल सकती है, लेकिन इसे आगे बढ़ाकर 25 समुद्री मील प्रति घंटा तक किया जा सकता है। इन नावों के कुछ रूपों में लिथियम बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक ईंधन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जबकि कुछ में ऑन बोर्ड इंजन होता है, जिसमें पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। आठ अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के 90 साल पूरे हो रहे हैं। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए वायुसेना के जवान जोरदार तैयारी में जुटे हुए हैं। इस आयोजन को लेकर चंडीगढ़ के पुराने एयरपोर्ट पर वायुसेना के जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। भारतीय वायुसेना का फुल ड्रेस रिहर्सल वैसे तो दिल्ली NCR में होता है, लेकिन इस बार इसे चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान शानदार परेड का आयोजन किया गया, साथ ही कई रेस्क्यू ऑपरेशन का भी डेमो दिया गया। एयरफोर्स डे के मौके पर वायुसेना के 83 एयरक्राफ्ट अपना जलवा दिखाएंगे। इस दौरान 9 एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाई पर भी रखा जाएगा। इन 83 एयरक्राफ्ट में से 44 फाइटर एयरक्राफ्ट, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 20 हेलीकॉप्टर समेत 7 विंटेज एयरक्राफ्ट शामिल है। इस बार जो खास बात रहेगी वो ये कि वायुसेना में शामिल हुई लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी शो में दिखाई देगा। 8 अक्टूबर को होने वाले एयर शो में अतिथि के रूप में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। इनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत कई पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कई बड़े अधिकारी इसमें भाग लेंगे। इसमें गहरा गन्ना बोते हैं जी, 1 फुट गहरा खून निकालते हैं और फिर 1 जून के लास्ट में 1 फुट मिट्टी चढ़ाते हैं। 2 फुट गन्ना दब जाता है हमारा, तो उसे फिर बांधने की जरूरत नहीं पड़ती जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट के तौर पर जाना जाता है। यहाँ हर और गन्ना ही लहलहाता हुआ नजर आता है। गन्ने की क्वालिटी को बेहतर से बेहतर करने का यहाँ कैसा जुनून है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक किसान ने तो 16 फीट का गन्ना उगा डाला। आमतौर पर गन्ने की हाइट 5 से 7 फीट तक ही होती है, लेकिन मेरठ के किसान चंद्रहास ने ऐसी वैज्ञानिक विधि से गन्ना उगाया कि उनके खेत का गन्ना 16 फीट तक पहुँच गया। गन्ने की हाइट बढ़ी तो स्वाभाविक है किसान चंद्रहास की आमदनी भी 2 गुना हो गई। चंद्रहास का कहना है कि उन्होंने गन्ना उगाने में ट्रेंच विधि का इस्तेमाल किया, गन्ने की जड़ें गहराई तक पहुंचाई और ये कमाल हो गया। चंद्रहास का दावा है कि अगर अन्य किसान भी इस विधि का इस्तेमाल करें तो उनका गन्ना भी इतना ही ऊंचा हो सकता है। चंद्रहास ने बताया कि वो अपने खेत के गन्ने को बांधते भी नहीं है, सिर्फ ट्रेंच विधि का इस्तेमाल करते हैं। जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत भी चंद्रहास के प्रयास की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये विधि मील का पत्थर साबित हो सकती है। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो। दुनिया में कई लोग अद्भुत प्रतिभा के धनी होते हैं, लेकिन कुछ ही प्रतिभाएं लोगों के सामने आ पाती हैं। आज हम ऐसे ही प्रतिभा के धनी माँ और बेटी की बात कर रहे हैं। दोनों पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। माँ जहाँ संगीत में पारंगत है, वहीं बेटी लेखनी में। बेटी एक साथ दोनों हाथों से लिख सकती है। दौसा की रहने वाली माँ विजयलक्ष्मी शर्मा पेशे से डॉक्टर हैं और हरियाणा के सोनीपत जिले में रहती हैं। इन दिनों छुट्टियों पर बेटी भव्या के साथ वो अपने पीहर दौसा आई हुई हैं। दिव्य प्रतिभा की धनी भव्या छोटी सी उम्र में ही दोनों हाथों से लिखती है। एक हाथ से सीधा लिखती है तो वहीं दूसरे हाथ से मिरर इमेज मतलब उल्टा लिखती है। इसमें खास बात यह है कि भव्या दोनों हाथों से एक साथ लिखती है। जब हमने इस प्रतिभा के बारे में उनकी माँ से बात की तो उनका कहना, पहले तो हमने इसे एक साधारण तौर पर देखा कि जब बच्चे उल्टा पुल्टा लिखते हैं, लेकिन एक दिन मैंने इसे सीरियसली लेकर गिलास में शीशे में देखा तो पूरा मामला समझ में आ गया। अब वे कोशिश कर रही हैं कि इस अद्भुत प्रतिभा को बेटी की ताकत बनाई जाए। अलग अलग भी अगर लिखे तो भी चलो समझ में आता है, लेकिन एक साथ कोई कैसे लिख सकता है, तो मुझे नहीं समझ में आया कि उसका ब्रेन कैसे काम कर रहा है इसमें। धार्मिक कथाओं में श्रवण कुमार का जिक्र तो सबने सुना है, लेकिन क्या आज भी श्रवण कुमार की भांति कुछ लोग हो सकते हैं? ऐसी बातें जल्द हजम नहीं होती, लेकिन ये सही है कि आज भी कई बेटे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा कर श्रवण कुमार की याद दिलाते हैं। बिहार के भागलपुर जिले शिवनंदनपुर के रहने वाले कांतिलाल यादव और मंत्री लाल यादव ने ऐसी ही मिसाल पेश की है, जिन्होंने अपने माता पिता की इच्छा पूरी की और कांवड़ बनाकर दोनों को देवघर के वैद्यनाथ धाम और बाबा वासुकीनाथ धाम के दर्शन करवाए।
दोनों भाइयों ने सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाया और पैदल बाबा की नगरी पहुंच गए। दोनों भाइयों ने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए 40 दिन की पैदल यात्रा की और फिर बाबा वैद्यनाथ को जल अर्पण किया। हमरा संभाले ले ली हुनी गिरी गिले तमना तो रात कोई कैसे लेकर आए वहाँ से? कंधे पर लेकर कंधे पर? हाँ, जैसे कि एगो आगे को पीछे ला करके लेकर पीछे जल भरे थे। उसके बाद 28 दिन में बाबा को जल दिए, बाबा बैजनाथ धाम। उसके बाद बासुकीनाथ 12 दिन लगा। कुल मिला के जो हो जाए जितना दिन लग जाए। स्कूल में लगा ये ताला और क्लासरूम में पड़े ये खाली बेंच और डेस्क यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की कहानी खुद ब खुद कह रहे हैं। जब स्कूल में ताला लगा हुआ है तो बच्चों के सुनहरे भविष्य पर भी ताला ही लगा है। दरअसल गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों के कब्जे से तो मुक्त हो चुका है, लेकिन इस इलाके के सरकारी स्कूल लापरवाह शिक्षकों का सितम झेलने को मजबूर हैं। और यही वजह है कि बूढ़ा पहाड़ से सटे इलाकों के आदिम और विलुप्त प्राय जनजाति के बच्चे आज भी अनपढ़ हैं। पढ़ाई नहीं होने से शिक्षा के स्तर में काफी गिरावट आई है। सरकारी स्कूल के शिक्षक नक्सलियों के भय को दिखाकर स्कूल नहीं आते और न ही बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन महीने के अंत में अपनी हाजिरी का हिसाब, मिड डे मील का राशन का लेखा जोखा देकर वेतन जरूर उठा लिया जाता है। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में शरद पूर्णिमा पर होने वाले रिफ महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस कार्यक्रम के पहले दिन मसूरिया पहाड़ी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 13 ताली नृत्य, आदिवासी नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य ने समा बांध दिया। मसूरिया पहाड़ी पर देशी विदेशी सैलानियों सहित स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। मेहरानगढ़ संग्रहालय ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस उत्सव के दौरान लोक संगीत की प्रस्तुति और विरासत का संगम हर किसी को आकर्षित करता है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण शरद पूर्णिमा की रात मेहरानगढ़ किले के प्रांगण में राजस्थानी लोक संगीत और विदेशी संगीत का फ्यूजन संगीत होता है। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में विश्व भर के संगीत प्रेमियों का जमावड़ा होता है। इस दौरान अलग अलग देशों और संस्कृतियों के संगीत का संगम संगीत की जड़ों को समझने का मौका देता है। इस समारोह में दुनिया के 9 देशों के करीब 250 कलाकार भाग लेंगे। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर 11 अक्टूबर को उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को मंदिर गलियारा परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे। पीएम पहले फेज में तैयार महाकाल पथ, रुद्र सागर और यूडीए के यात्री सुविधा केंद्र का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद महाकाल कॉरिडोर को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पहले चरण को 316 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। बता दें कि महाकाल कॉरिडोर निर्माण का काम 2 चरणों में किया जा रहा है। इसके लिए करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उज्जैन में बन रहे कॉरिडोर का आकार काशी विश्वनाथ मंदिर से बड़ा है। कॉरिडोर में शिव तांडव स्त्रोत, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्र सागर तट विकास, अर्धपथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सर्विसेज को भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा कॉरिडोर में 108 आकर्षक स्तंभ बनाए गए हैं, जबकि भगवान शिव के 190 स्वरूपों की अलग अलग मूर्तियों के भी दर्शन होंगे। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना की आवासीय कॉलोनी में डांडिया और गरबा महोत्सव का कई प्रतियोगिताओं के साथ समापन हुआ। अंतिम दिन प्रतिभागियों ने पारंपरिक गरबा परिधानों में प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। वहीं गरबा प्रांगण में रंगोलियां भी सजाई गई। वहीं जैसलमेर के किशन घाट के साईं बाबा मंदिर में विजयादशमी के दिन महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। महाप्रसादी के अलावा मंदिर में भजनों की सरिता बहती रही, जिसमें भक्त गोते लगाते रहे। यहाँ पिछले 14 साल से विजयादशमी के दिन भंडारे का आयोजन होता आ रहा है।
अधर्म के प्रतीक रावण का दहन तो हो गया, लेकिन रामलीला अभी जारी है, जिसमें भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी और लवकुश कांड का मंचन किया जा रहा है। वाराणसी के रामनगर में 239 साल से रामलीला का मंचन हो रहा है। इस रामलीला को यूनेस्को हेरिटेज ने भी मान्यता दी है। यहाँ की लीला जितनी अनूठी है, उतने ही खास है इसे देखने वाले भक्त, जो कई दशकों से इस अद्भुत लीला को देखने आ रहे हैं। वाराणसी के ही रहने वाले मदन यादव बताते हैं कि वो 40 साल से इस लीला को देखने यहाँ आ रहे हैं। उनके साथ उनके मित्र हर साल पूरे 30 दिन इस लीला का मंचन देखते हैं। लीला में शामिल होने से पहले वो यहाँ स्नान करते हैं और फिर लीला देखने के लिए तैयार होते हैं। माथे पर चंदन का टीका और सफेद कुर्ता पायजामा का खास परिधान इनकी पहचान होती है। इसके अलावा माला और बनारसी गमछा इनके परिधान में 4 चांद लगाता है। आधुनिकता के दौर से अलग आज भी पेट्रोमैक्स की रोशनी में बिना स्टेज और साउंड सिस्टम के रामलीला का मंचन होता है। त्योहार एक, लेकिन परंपराएं अलग अलग। दशहरा का त्योहार पूरे भारत में बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। कर्नाटक में भी दशहरा की खासी धूम रही। नवरात्र के 9 दिनों के अलावा दशहरा के दिन भी कई तरह के खास आयोजन होते हैं। इनमें से एक होता है पीली नलिके, जिसमें मां के भक्त बाघ का वेश धारण कर अनोखा नृत्य प्रस्तुत करते हैं। मंगलुरु में भी दशहरा के मौके पर सैकड़ों लोगों ने बाघ का रूप धारण कर पीली नली के समारोह में हिस्सा लिया। मंगलुरु में टाइगर नृत्य का एक अनूठा रूप है, जो दशहरा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान किया जाता है। मंगलुरु में टाइगर नृत्य दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। दशहरा के दिन इस खास नृत्य को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता में 12 टीम हिस्सा लेती है। प्रत्येक टीम को 20 मिनट का समय दिया जाता है। तो चलिए आगे